डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों, आप सबके लिए खुशखबरी, क्योंकि आज ना हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कर चुके हैं, साथ में हमने बीच में चैप्टर नंबर 8 भी करा दिया ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये 3 चैप्टर हो चुके हैं और आज से हमारा चौथा चैप्टर, लेकिन क्रम में अगर देखें तो तीसरा आएगा, है ना। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, जी हाँ, 2 समीकरण वाला रैखिक समीकरण युग्म स्टार्ट हो रहा है भाई। तो आप क्या कर रहे हो यार, अपने भाई को, जो अपना भाई दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा, अपने भाई को यार सपोर्ट करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो यार, है ना, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के हम ना कुछ भी नहीं कर सकते। अब यार पूरा सब जिम्मा आपको दे दिया है, आप चाहो तो हमें आगे बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो ना हमें पीछे गिरा सकते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है यार कि आप कितना सपोर्ट हमारे करते हो, अपने भाई का करते हो, है ना। तो भाई आपको सपोर्ट जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब यार जरूर कर लो भाई, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या, देखो क्या लिखा है, 2 चर। अब यहाँ 2 चर होंगे भाई। अभी जो चैप्टर 2 में हमने बहुपद पढ़ा था वो केवल एक ही चर में होता है, बहुपद एक ही चर में होता है ना। लेकिन अब हमें यहाँ 2 चर उठाने हैं, तो यहाँ पर भाई हम 2 चर उठा लेंगे, एक उठा लेंगे x और दूसरा उठा लेंगे y, या कोई से भी 2 चर उठा लेंगे, ठीक है। अब 2 चरों वाला रैखिक, रैखिक का मतलब जान रहे हो ना, आपने बहुपद पढ़ा है ना, तो भाई रैखिक का मतलब आप जानते ही होंगे। रैखिक का मतलब बेटा होता है एक घात वाला, कौन सा, एक घात वाला, ठीक है ना। अब समीकरण, समीकरण जानते हो। अब युग्म, युग्म मतलब ये 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़े में चलेगा। जैसे दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा होता है, ऐसे जोड़े में चलेगा भाई, है ना, जोड़े में चलने वाला है ना। युग्म मतलब 2 का जोड़े में चलेगा, ये 2 के जोड़े में चलेगा। तो हमें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। तो भाई हमें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है ना, तो भाई इसका जो मानक रूप होगा वो क्या होगा वो दिखा दो। तो भाई यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होगा वो आपको दिखा देते हैं। तो भाई मानक रूप में हमारा जो पहला समीकरण होगा वो कुछ इस रूप में होगा, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण होगा हमारा भाई, पहला, है ना। अच्छा दूसरा कैसा होगा सर, भाई कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा, है ना। अब हमें दूसरा बनाना, ये 1 है, ठीक है, ये क्या है बेटा, 1 है। अब दूसरा बनाना है तो 1 को भाई 2 कर दो, तो दूसरा समीकरण जो है ना a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है भाई। 2 समीकरणों का एक जोड़ा बन गया ना भाई, जोड़ा बन गया ना, तो भाई यही दोनों का जो जोड़ा है वो आपका युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, युग्म कहलाएगा। तो ये ऐसा युग्म पढ़ना, मतलब हमें इस टाइप के समीकरण आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 समीकरणों का रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। अब ये रैखिक है, रैखिक का मतलब एक घात, देखो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात क्या है, एक, कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, 2 चर हैं तो x y दोनों चर हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा समीकरण युग्म हमें पढ़ना है। तो इस रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित हमारे लिए कुछ बातें जरूरी हैं, उन बातों को हमें जानना है। और भाई इसमें ना हमें इस चैप्टर में हमें 3 विधियां पढ़नी पड़ेंगी, एक ग्राफीय विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। ये तीनों विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा आती हैं पेपर में, ठीक है ना। तो हमें पहले अब जानना पड़ेगा, इन सबको पढ़ना है तो इससे संबंधित कुछ चीजों को हमें पहले जानना पड़ेगा। तो भाई ये जो समीकरण युग्म दिख रहा है इससे संबंधित हम एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे भाई, टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ सुनो भाई, यहाँ सुनो भाई, अगर मुझे a1 और a2 निकालना है, क्या निकालना है बेटा, a1 और a2 अनुपात निकालना है, तो a1 और a2 का क्या कर दूंगा, अनुपात कर दूंगा। यहाँ b1 और b2 का अनुपात निकालना है तो b1 बटे क्या कर दूंगा, b2 कर दूंगा। और यदि c1 बटे c2 का निकालना है तो c1 बटे क्या कर दूंगा, c2 कर दूंगा। ऐसा कर दूंगा। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, उसमें से ऑब्जेक्ट निकल के आपके सामने आते हैं, है ना, ध्यान रखना। 2 से 3 ऑब्जेक्ट उस टेबल में से पूछे जाएंगे। तो आओ हम बनाते हैं उस टेबल को। तो भाई हमें रैखिक समीकरण युग्म तो कुछ इस टाइप के मिलेंगे। अब हमें इससे संबंधित क्या चीजें याद रखनी है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें
यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ बातें याद रखनी है। तो वो ये है कि मेरे भाई अगर हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात, अगर हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका अनुपात जैसे इस टाइप का है, जैसे हमने a1 और a2 निकाला, हमने क्या निकाला बेटा a1 और a2 निकाला, और हमने बेटा b1 और क्या निकाला b2 निकाला, और हमने देखा कि जब a1 और a2 निकाला और b1 और b2 निकाला तो ये दोनों अनुपात क्या है आपस में बराबर नहीं है। देखो ये किसका चिन्ह है बेटा, ये बराबर का, ये काय का चिन्ह है बराबर का, बराबर को हमने काट दिया मतलब ये हो गया बराबर नहीं। मतलब अगर हमें बेटा समीकरण युग्म की हमने तुलना की और जब अनुपात निकाला, अब देखो अनुपात भी निकाल के बताऊंगा टेंशन मत लेना, और ये अनुपात हमें कुछ ऐसा मिला a1 बटे a2 b1 बटे b2 है ना, बराबर नहीं है, बीच में क्या है बराबर, मतलब a1 बने a2 b1 बटे b2 निकाला और ये बराबर नहीं निकले। कैसे सर, एक बात समझा दो। तो यहाँ देखो ध्यान से, मान लो बेटा मेरे पास समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ऐसा समीकरण है। देखो ये इसी रूप का समीकरण है, बिल्कुल है सर, x है बिल्कुल है, y है सर, जो अकेला वाला है। तो भाई a1 की जगह कौन है, तो a1 की जगह 2 है, b1 की जगह कौन है तो 3 है, और c1 की जगह कौन है 4 है। और एक हमें दूसरा समीकरण मिल गया, हमें युग्म मिलेगा, समीकरण का जोड़ा मिलेगा, और दूसरा समीकरण हमें मिल गया जिसे मिल गया 3x बटे 4y प्लस 3, ऐसा मिल गया, ठीक है, ऐसा मिल गया। तो अब हमारा दूसरा समीकरण है तो दूसरे समीकरण से तुलना करोगे, तो x की जगह तो x है, अब a2 की जगह कौन है 3, b2 की जगह कौन है 4, और c2 की जगह कौन है 3, ऐसा मिल गया। तो हमने जब दो समीकरण मिले तो इनका हमने a1 और a2 का अनुपात निकाला, जब हमने a1 और a2 का अनुपात निकाला तो भाई a1 बटे a2 निकाला, तो a1 बटे a2, देखो a1 की जगह कौन है 2 और a2 की जगह कौन है 3, तो ये क्या निकला 2/3। फिर हमने क्या निकाला b1 बटे b2 निकाला, तो जब b1 बटे b2 निकाला तो ये 3 है और ये क्या है 4, तो ये क्या निकल गया 3/4। तो बताओ a1 बटे a2 क्या b1 बटे b2 के बराबर है, आप बोलोगे सर नहीं है। तो भाई जब बराबर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा बराबर नहीं, और जब ये a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होता है तो ये जो समीकरण है इसका जो हल है, इसका जो हल है वो कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल। यहां पर लिखूंगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा यहां पर लिखूंगा, ध्यान रखना मेरे इस बात को कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है एक हल होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा एक हल होता है, अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कभी कोई पूछ ले कि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 है तो उसका हल क्या होगा, तो कह देना उसका अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, ठीक है। अच्छा उस कंडीशन में सर रेखाएं कैसी होती हैं, तो बेटा उस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं कैसी होती हैं बेटा प्रतिच्छेदी, है ना। प्रतिच्छेदी का मतलब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, देखो एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं, जैसे ये दो रेखाएं हैं, है ना, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है ना। अब एक दूसरे को काट रही हैं मतलब ये रेखाएं कैसी हैं प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं कैसी मिलेंगी बेटा आपको प्रतिच्छेदी मिलेंगी, तो ध्यान रखना क्या मिलेंगी बेटा रेखाएं प्रतिच्छेदी मिलेंगी, ठीक है ना। अच्छा प्रतिच्छेदी के साथ कुछ और होगा क्या सर, हाँ, तो बेटा प्रतिच्छेदी के साथ जो रेखाएं हैं, जो प्रतिच्छेदी है इनको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं बेटा काट देती हैं। तो ध्यान रखना कि जब ऐसा अनुपात मिले तो रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी, और हल क्या होगा अद्वितीय मतलब एक हल, ठीक है ना। चलो दूसरी कंडीशन बेटा, दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। तो बेटा दूसरी कंडीशन ये है कि यदि a1 बटे a2, क्या बेटा a1 बटे a2 बराबर किसके हो b1 बटे b2 के, और बराबर किसके हो c1 बटे c2 के। मतलब हमें दो समीकरण युग्म ऐसे मिले कि उसमें अगर हम तीनों का अनुपात निकालें और तीनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो जब तीनों का अनुपात बेटा एक दूसरे के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में जो हल होते हैं वो अनंत हल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा अनंत हल होते हैं,
ठीक है, क्या होते हैं? अनंत हल। अनंत मतलब बहुत सारे हल निकल सकते हैं उसके, मतलब कई मान निकल सकते हैं, एक से ज्यादा उसमें x और y के मान निकल सकती है। ठीक है, और जब अनंत हल लिख लेंगे तो रेखाएं बेटा कैसी होंगी? रेखाएं कैसी होंगी? समपाती। समपाती का मतलब एक रेखा जो है उस दूसरी रेखा के ऊपर से गुजरेगी। समपाती का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे एक रेखा जा रही है और इसी रेखा के ऊपर क्या चली जाए? कोई दूसरी रेखा चली जाए। समपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा है ना। तो ध्यान रखना, जब ऐसी कोई कंडीशन बनेगी तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा? तो रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समपाती होंगी। कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, चलो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलो एक और लास्ट कंडीशन बनती है, वो लास्ट कंडीशन ऐसी बनती है कि यदि a1 बटे a2 तो a1 बटे a2 तो बराबर हो b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 तो बराबर किसके हो? b1 बटे b2 के। लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं हो किसके? c1 बटे c2 के। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है, ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो इसमें बेटा जो हल होते हैं वो आपके कोई हल नहीं निकलता। ठीक है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो क्या कंडीशन आती है? कोई हल नहीं निकलता, मतलब x और y के कोई मान नहीं निकलते। और जब x और y के कोई मान नहीं निकलते ये वाली कंडीशन में, तो जो रेखाएं होती हैं बेटा एक दूसरे के समांतर चलती है। जैसे ये चल रही है तो दूसरी रेखा ऐसी चलेगी, समांतर मतलब समान अंतर से चलेंगी। देखो एक दूसरे के समान अंतर से चल रही है रेखाएं, तो ये समांतर होती हैं। ठीक है, तो रेखाएं कैसी होती हैं बेटा? समांतर होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब समपाती होती है, कब प्रतिच्छेदी, कब अद्वितीय हल, कब अनंत हल और कब कोई हल नहीं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आपको यहां से मैं समीकरणों की तुलना करना बता रहा हूं कि अगर हमारे पास ये समीकरण आ गया तो इसके कौन से हल होंगे, कैसे निकाले जाएंगे, ये बात आपको बता रहा हूं। बेटा बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आपको ना वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा यार। आप मेरे पसीने की कीमत तो यार कम से कम चुकाओ यार, है ना। चलो तो ये आपको बात याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है यार आपके लिए। ठीक है, ये जरूर याद रख लो। अब हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि अभी तो हम ना चैप्टर का एकदम बेसिक सीखेंगे, और जब हम बेसिक सीख जाएंगे ना तो प्रश्न बली करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यार साथियों, आपको ना मैं समीकरण की तुलना करना सिखाता हूं। समीकरण की तुलना कैसे करते हैं मानक समीकरण में, कैसे हम a1 a2 के मान निकालते हैं, b1 b2 c1 c2 के, और कैसे हम तुलना करके पता करेंगे कि भाई इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं, या फिर अनंत हल है। तो सबसे पहले मेरे डियर साथियों पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है बेटा? पहले तो हमें क्या करना है, इसका जो मानक समीकरण है हमारा उससे तुलना करना पड़ेगा। तो भाई हमारा मानक समीकरण क्या होता है? तो भाई यहाँ पर पहले को मैं बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली कराऊंगा, है ना। तो भाई मानक समीकरण, मानक समीकरण युग्म, मानक समीकरण युग्म से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है, अब शॉर्ट में लिख दिया। अब मानक समीकरण युग्म कैसा होता है? तो सर ऐसा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब जो इन समीकरणों से इन समीकरण की हम तुलना करेंगे तो भाई x की जगह तो x ही है। अब यहाँ a1 की जगह क्या है? तो सर यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो भाई मैंने आपको कभी बताया होगा जिंदगी में कि जब कुछ नहीं होता तो एक होता है। क्या होता है? एक। तो a1 की जगह कौन है? एक। तो भाई a1 की जगह कौन आ गया? एक आ गया। ठीक है, अब y की जगह y है, बट b1 की जगह क्या है? 2। बट यहाँ देखो माइनस लगा है, तो v1 की जगह -2। ओके, अच्छा सर c1 तो c1 ही है। हाँ, तो c1 की जगह कौन है? 3। तो भाई c1 की जगह 3। ऐसे तुलना करके पहले समीकरण की पहले समीकरण से तुलना हो गई। अब दूसरे की दूसरे से कर दो तुलना। तो भाई a2, तो a2 बराबर x की जगह तो x है, सर a2 की जगह 3, तो ये रहा 3। और भाई b2 की जगह, तो भाई y की जगह तो y, सॉरी ये है y की जगह तो y है, और b2 की जगह 4। तो दूसरे समीकरण की दूसरे से तुलना करनी है, तो ये 4। और c2 की जगह, तो भाई c2 ये है और c2 की जगह ये क्या है? -20। तो ये रहा आपका -20। a1 a2 b1 b2 ये निकल गए ना, निकल गए। अब यहाँ पर आप अनुपात निकालो, तो a1 बटे a2 निकालो। तो a1 का मान 1 ये रहा, b1 का मान 3 ये रहा।
ठीक है। अब b1 बटे b2 निकालो, तो ये b1 और ये रहा b2, ठीक है, ये रहा, अच्छा नहीं बना, b1 बटे b2, तो ये आपका -2 और ये आपका 4, 2 से तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये माइनस और ये 1 और ये 2, मतलब 1 बटे 2 आया। अब आप देखो, जब आपको ऐसा लगे कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो तीसरे को तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ रहे हो, जब आपको ऐसा लगे कि ये दोनों जो दिख रहे हैं ये दोनों जब बराबर नहीं आ रहे होते हैं तो तीसरे की तुलना करने की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन, हमारा काम तो बन गया, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, ये वाली कंडीशन बनेगी। और जब ये कंडीशन बनती है तो समीकरण के युग्म कैसे होते हैं मेरे डियर साथियों? कैसे? बोलो जल्दी 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 बोलो, लगाओ दिमाग, अभी पढ़ाया ना, अब भी बिल्कुल। तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है, ऐसे तुलना करना है और ऐसे तुलना करके निकाल के फिर बताना है कि अद्वितीय हल है या कौन सा हल। तो कौन सा निकला? अद्वितीय हल, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरे को तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर आ जाए तो फिर तीसरे की तुलना करना, समझ रहे हो आप? जब दोनों बराबर ना आए तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर दूसरे पे करते हैं तो अब हम ऐसा एकदम नहीं लिखेंगे, सारा कुछ नहीं लिखेंगे, एकदम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना तुलना करने पर, डायरेक्ट लिख देना तुलना करने पर, ऐसा लिखा जाता है। और तुलना तो भाई किससे करना है? जो रैखिक समीकरण युग्म है इनसे ही करना है। तो पहला वाला a1 b1 c1 होता है, दूसरा वाला a2 b2 c2 होता है। तो पहले समीकरण से कौन निकलेगा? a1 b1 c1, और दूसरे समीकरण से a2 b2 c2। तो भाई x की जगह तो x है, ये कौन होगा? तो आप बोलोगे a1, y की जगह तो y है, ये कौन होगा? b1, और ये कौन होगा? c1। ऐसे ये कौन होगा? a2, ये होगा b2 और ये होगा c2। तो a1 क्या है? तो a1 है 2, b1 क्या है? तो आप बोलोगे 3, और c1 क्या है? तो आप बोलोगे -9। आ गया ना? ठीक है, आ जाओ आगे। फिर a2 देख लो, तो दूसरे समीकरण से a2 4, b2 कितना है? 6, और भाई c2 कितना है? तो -18, तो ये -18। अब आप अनुपात निकालोगे तो a1 बटे a2 बराबर, अब देखो a1 कितना है? 2, और b1 a2 कितना है? 4, a2 है ना, तो 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो मतलब ये 1 बटे 2 निकला। कितना निकला? a1 बटे a2 कितना निकला? 1 बटे 2 निकला कि नहीं? आ जाओ यहाँ निकालेंगे हम b1 बटे b2। तो b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो ये दोनों बराबर आ गए ना, ये दोनों बराबर आ गए ना, तो अब हमें तीसरे को निकालने की जरूरत है। जब ये दोनों बराबर आ जाए ना तो फिर अपन तीसरा निकालेंगे, है ना। तो भाई अब तीसरा निकाल लो, तो c1 बटे c2, तो c1 कितना है? -9, और c2 कितना है? -18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, माइनस से माइनस, तो ये 1 बटे 2। अरे सर ये क्या हो गया? इसमें तो तीनों बराबर आ गए, तो भाई क्या दिक्कत है? आ जाने दो ना। और हमारे पास तीनों बराबर वाली भी तो कंडीशन है। तो भाई यहाँ पर देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों आ गए ना। और जब तीनों बराबर होते हैं तो भाई इसके अनंत हल होते हैं, मतलब ये अनंत हल वाली एक कंडीशन बन गई। और जब अनंत हल होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? तो रेखाएं होती हैं समपाती। इसमें कैसी रेखाएं होंगी? तो सर इसमें रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। कैसी होंगी बेटा? प्रतिच्छेदी। जानते हो ना, अब भी पढ़ के आए हो, तो ऐसे निकाल जाते हैं। अब जो तीसरा है वो आपके हवाले, तीसरे को आपको सॉल्व करना है और बताना इसका कौन सा हल है, इसका कौन सा हल है, तीसरा आपको करना। और रेखाएं कैसी हैं वो भी आपको करना है। तो एकदम यार माइंड में यार फुली सेट हो गया कि नहीं? बता दो आप, हो गया ना? बिल्कुल। आपका काम क्या है? शेयर करते रहो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगर एक मित्र 5 को शेयर करेगा तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और अपनी बहुत लंबी जाएगी तो भाई अब भाई आपके लिए क्या कर सकता है? देखो अब पसीने आपको बहा ही रहा है बिना कुछ, है ना। आप भाई इतना मेहनत करोगे तो भाई यार मैं आपके लिए क्या करूंगा ना, वो तो आप बाद में बताऊंगा यार, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। ठीक है, चलो। तो इतना सब समझ गए हो ना बेटा? तो अब हम विधियों पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में 3 विधियां पढ़नी है बेटा। कितनी विधियां पढ़नी है?
तीन विधियां पढ़नी है, जिसमें हमारी पहली विधि हमें पढ़नी है ग्राफ ये विधि। जी हाँ डियर साथियों, ग्राफ ये विधि पढ़नी है। कौन सी विधि? ग्राफ ये विधि। मतलब हमें इस विधि में ग्राफ बनाना पड़ेगा और ग्राफ की हेल्प से हमें समीकरण को हल करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। दूसरी विधि जो है ना हमें इसमें पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी डियर साथियों? प्रतिस्थापन विधि। तो ये प्रतिस्थापन हो गया। और थर्ड विधि हमें जो इसमें है पढ़नी है वो है हमारी विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। तो मेरे डियर साथियों, अगर आपसे मैं कहूं कि तीनों विधियों को एक साथ मिक्स करके पढ़ा दूं तो नहीं, आपको तीनों को ना अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विधि है वो हमें 3.1 में पढ़ना है, ये विधि है हमें 3.2 में पढ़ना है, और ये विधि है वो हमें पढ़ना है 3.3 में। मतलब तीनों विधियों के लिए एक सेपरेट, एक अलग से प्रश्नावली है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ की विधि को समझेंगे और ग्राफ की विधि की हेल्प से फिर हम 3.1 भी कंप्लीट करना है ना, 3.1 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ग्राफ की विधि क्या होती है उसको समझेंगे और फिर इन विधियों को समझेंगे, ठीक है ना भाई। चलो अच्छा, ग्राफ की विधि की अगर बात करें मेरे डियर साथियों, तो इसमें हमें क्या करना है? तो बेटा देखो, कोई भी विधि हो, हमें यहाँ पर समीकरण युग्म पढ़ना है। मतलब हमें दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। तो भाई ग्राफी विधि को दो समीकरणों वाले रैखिक युग्म को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफी विधि में क्या करेंगे? तो बेटा हमें करना क्या होगा, पहले आपको दो समीकरण मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? दो समीकरण मिलेंगे। अब दो समीकरण मिलेंगे, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें? बेटा हमें इस टाइप के दो समीकरण मिल जाएंगे, कोई भी, देखो इस टाइप के मिलेंगे। अब समीकरण कोई भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे? तो भाई ग्राफी विधि से अगर हमें इन समीकरण को हल करना है, इन विधियों, इनके मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले मेरे भाई लिख लेंगे समीकरण एक से। क्लियर है? और समीकरण एक को हम उतार लेंगे। तो समीकरण एक को अगर हम उतारें, समीकरण एक को हम उतारें, तो ये देखो हम समीकरण एक उतार लेंगे, 2x प्लस के 4y प्लस 8 बराबर 0। बस इतना काम करेंगे। फिर क्या करेंगे सर? हाँ, तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, यहां से x और y के मान निकालेंगे। सर वो कैसे निकालते हैं? x और y के मान वो कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको करना क्या है, या x या तो y के मान आपको खुद से रखने हैं। सर खुद से रखने हैं? क्या रख दें हम? तो भाई कुछ भी रख दो। क्या रख दें भाई? कुछ भी रख दो। तो भाई x या तो फिर y, मतलब एक चर के मान आपको खुद अपने मन से रखना है और दूसरे चर के मान निकालना है। कैसे? तो भाई मैं x के मान रख रहा हूं। किसके रख रहा हूं? x के। तो मैं यहां लिखूंगा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, मतलब x का मान जो 0 है इस समीकरण में रखूंगा। तो भाई जब x का मान 0 रखूंगा इसमें, तो जहां 0 रखूंगा तो 0 2 के साथ गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ ये 4 बाय ही रहेगा और ये कितना है? प्लस का 8 बराबर क्या आ जाएगा? 0, है ना। 0 का कोई मतलब नहीं रहता। 8 को आप इस तरफ ले जाओ तो यहाँ 4 बाय बराबर कितना हो गया? माइनस का 8। हमें किसका मान निकालना? y का, क्योंकि x का रखा है तो y का निकलेगा और y का रखोगे तो x का निकलेगा, ठीक है। तो हमें y का मान निकालना है, तो ये माइनस के 8 बटे 4, क्योंकि 4 बटे में जाएगा तो ये 4, 4 दूनी 8, ये कितना आ गया? -2। तो यहां से अपन को y का मान कितना मिल गया है? -2। कितना मिल गया बेटा? -2। अब x का मान 0 आप हमेशा रख सकते हो। क्या 0 हमेशा रख सकते हैं? हाँ, एक मान आप हमेशा कितना रख सकते हो? 0 रख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ। फिर अभी हमने किस पे निकाला? 0 पे निकाला। किस पे निकाला? 0 पे। आप और रख सकते हो। कैसे? जैसे x बराबर आप 1 रख सकते हो। क्या रख सकते हो? x बराबर 1 रख सकते हो। तो x बराबर 1 पर, ठीक है, 1 यहाँ 1 रखना। तो x बराबर 1 पर, तो x का मान जो 1 है वो आप इस समीकरण में रखोगे। तो x की जगह 1 रखोगे तो ये 1 और ये 2, तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये 4 बाय ज्यों का त्यों, और ये प्लस का 8, ये ज्यों का त्यों बराबर आपका क्या आ गया? 0। क्लियर है बेटा? अब हमें क्या करना है? 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब ये 8 और 2 10 हो जाएंगे, तो ये आपके 4 बाय प्लस ये कितने हो गए? 10 बराबर कितना आ गया? 0। अब 10 को आप इस तरफ ले जाओ तो ये 4 बाय बराबर कितना आ गया? -10। अब y का मान निकालना है,
तो 4 को 10 के बटे में ले जाओ तो काट दो, तो ये 4 दूनी 8, मतलब ये 2.5 आ गया, है ना। तो ये y का मान कितना आ गया, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। आई बात समझ में। ऐसे आपने कितने मान निकाल लिए, x के मान आपने 2 रखे तो y के कितने मिल गए 2। ऐसे आप 3 4 कितने भी निकाल सकते हो। तो 2 निकाल दिए, मैं एक और निकाल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ निकाल दे रहा हूँ। x बराबर क्या रख देता हूँ बेटा, मैं 2 रख देता हूँ, तो x बराबर 2 पर। तो जब मैं x बराबर 2 रखूंगा, इसकी जगह x की जगह कितना रखूंगा 2, तो 2 का 2 में गुणा होगा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, और ये प्लस का 4y ही, और ये कितना है 8 बराबर 0। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये 4y प्लस कितना हो गया 12 बराबर 0। 12 को आप इस तरफ ले जाओ तो 4y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 12। y का मान निकालेंगे तो माइनस के 12 बटे 4, तो 4 दिया 12, तो y का मान कितना मिल गया माइनस का 3। तो देखो आपने x के कितने मान रखे 3, तो आपको y के कितने मान मिल गए 3। यहां से आपने x के 3 मान रखे, y के 3 मान मिल गए। तो सर इससे क्या हुआ, तो बेटा आपने x और y के मान निकाल लिए एक समीकरण से। क्या सॉल्व हो गया, नहीं अभी नहीं सॉल्व हुआ। तो अभी आप क्या करोगे बेटा, एक टेबल बनाओगे। क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। कैसी टेबल बनाना है, तो देखो ऐसी टेबल बनाना है। क्या आपको ये बात, एक सेकेंड, क्या आपको जो मैंने अभी यहाँ पर बनाया है वो आपको दिख रहा है। एक सेकेंड इसको हटाता हूँ, अच्छी एक मिनट, थोड़ा जगह देखता हूँ कहाँ जगह बन रही है, वहां बनाऊंगा मैं टेबल, ठीक है ना। तो ये हमने समीकरण 1 के लिए सॉल्व किया, तो यहाँ बना लेता हूँ टेबल, ठीक है बेटा, यहाँ बना लेता हूँ ये, ठीक। ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, 3 मान निकाले तो यहाँ बनाना आप 3, ठीक है। यहाँ आप लिख लेना x और यहाँ लिख लेना आप y। अब x का मान आपने पहले क्या रखा 0, तो ये रखा 0। जब 0 रखा तो y का मान कितना निकला -2, ये लिख दिया y का मान -2। फिर x का मान आपने 1 रखा, ये रखा 1, ऊपर x चल रहा है तो 1, ठीक है। y का मान कितना निकला -2.5, ये 2.5। फिर आपने x का मान कितना रखा 2, तो ये रखा 2। तो y का मान कितना मिला -3, तो ये मिला -3। ये एक समीकरण 1 की, समीकरण 1 के x और y के मान है, समीकरण 1 से। ऐसे ही आप जो आपने समीकरण 1 के साथ किया वही का वही काम आप किसके साथ करोगे, समीकरण 2 के साथ। करें आजा, करें तो आ जाओ करते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर बेटा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को आप अच्छे से उतार लेना। 4x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। जैसे मान यहाँ रखे वैसे के वैसे आप यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं। जो मान रखे आपने वही के वही सेम रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे x बराबर आप क्या रख दो 0, तो x बराबर 0 पर निकालो, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना है आपका 2y, और ये कितना है प्लस का 6 बराबर आपका 0। तो ये आपका 2y और ये 6 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 6, तो y का मान निकालोगे तो माइनस का 6 बटे, ये 2 बटे में जाएगा तो ये 3, माइनस का 3, तो y का मान कितना मिल गया माइनस का 3 मिल गया। मिला कि नहीं। ऐसे ही आप x बराबर आप क्या रख सकते हो 1 रख सकते हो। तो जैसे ही आप x बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये आपका 2y, और ये आपका 6 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो 2y बराबर बेटा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा बराबर 0। 10 को आप इस तरफ ले आओ, समझ रहे हो आप कि नहीं। तो ये माइनस का 10, और जब 10 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 5, तो y का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 5, माइनस का 5। आपने 2 मान रखे, 2 निकाल लिए। ऐसे ही आप और रख सकते हो, जैसे x बराबर 1 रखा, जैसे x बराबर 2 पे भी निकाल सकते हो, x बराबर 2 पे भी निकाल सकते हो। जैसे 0 1 और 2, अब x बराबर आप क्या रख दो 2 रख दो। तो जैसे ही आप 2 रखोगे तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 6 4 दूनी 8 6 14, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 7, माइनस का 7। ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, आप अच्छा पूरा सॉल्व कर लेना। तो जो समीकरण 2 है इसकी टेबल बना लो। तो आपने ये बना ली टेबल इसकी, समीकरण 2 की, ठीक है। ये x है और ये क्या है y। x का मान कितना रखा बेटा आपने 0। अब जब 0 रखा तो कितना आया -3। फिर आपने 1 रखा, 1 रखा तो कितना आया -5। फिर 2 रखा, 2 रखा तो कितना आया -7। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 की टेबल बन गई ना। इतना काम आपको ग्राफ की विधि में करना ही करना है, हर हालत में इतना काम तो बेटा आपको करना ही है। कुछ भी कर लो, इतना काम आपको करना है। 100% कंप्लीट हो गया, अभी नहीं हुआ, थोड़ा सा काम और बचा है।
वो क्या है, देखो नाम क्या है इसका, ग्राफ ही विधि। तो भाई ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ बिना बनाए कैसे छोड़ दें इसको। तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, तो आओ जरा समझाते हैं। मैं इस चीज को हटा रहा हूं, यहां पर जो लिखा हुआ है इसको हटा रहा हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लो, ठीक है, या लिख लिया होगा आपने। और मुझे ऐसी आशा है कि मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूं कि भाई आपको करना क्या है, पेन कॉपी अपने साथ में लेकर बैठना है, और पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है, और डायरेक्ट आप समझते जाओ और आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, तभी तो यार मजा आएगा, तभी तो यार मजा आएगा, आएगा ना कि ना, ठीक है। तो जल्दी से आप वीडियो को एक बार लाइक भी करो, जिसने देख लो, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो। तो हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बेटा एक्स और वाई पे बनता है। एक्स और किस पर बनता है बेटा, वाई पर बनता है। आपको पता है ये वाला y होता है, ये ऊपर है प्लस का y और नीचे है काय का y माइनस का y। ये क्या होता है x, ये होता है प्लस का x, और इस तरफ काय का x होता है, तो इस तरफ होता है माइनस का x। बीच में क्या होता है बेटा, जीरो होता है, ये आप सब जानते हो कि नहीं, जानते हो, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना भी ले लो। ऐसे ही यहाँ माइनस किया जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ ले लो 1 2 3 4 5 6, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये 7, ये आपका y रहेगा माइनस का y, ठीक है। चलो ये हो गया, तो ये नंबरिंग आप कर देना है ना, ऐसे जो यहाँ मैंने नंबरिंग की ऐसे आप नंबरिंग कर देना। अब ये ग्राफ बनाना है तो एक्स वाई पे बनेगा। अब यहाँ पर आप पहले वाला जो टेबल है उसको देखो, तो पहले वाली टेबल में बेटा आपका क्या आया है, x बराबर 0 पे y कितना आया है, -2। तो आप देखो x या y कोई भी हो, x या y, 0 तो यही होगा, देखो यहाँ पर भी कर दे रहा हूँ, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7, ऐसे यहाँ कर दो, ठीक है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है ना बेटा। चलो अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात। अब x बराबर कितना है, 0, तो x बराबर 0 या y बराबर 0, तो यहाँ बीच में ही होगा। अब x बराबर 0 पर y कितना है, -2, तो x बराबर 0 और y कितना है, -2, तो x 0 और y -2 यहाँ होगा कि नहीं, बोलो ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं। तो ये वाला पॉइंट हमने क्या किया, इसको डार्क कर दिया। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, तो ये पॉइंट है x 0 और y कितना है, -2, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया। फिर x बराबर 1, तो y कितना है 2.5, x 1 कितना है, x क्या है 1, तो ये 1 है, और y कितना है -2.5, तो लगभग यहाँ कहीं होगा, देखो 2.5 2 और 3 के बीच में होगा ना, हाँ, तो ये हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक मिनट, 1 पे है ये, है ना, तो ये यहाँ कहीं होगा, है ना, तो ये 3 पे होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये नंबरिंग पास हो गई है, इसलिए वो ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब 2 पे कितना है, -3, तो अब ये 2 क्या है, 2 ये है, और -3 कहाँ है, ये मतलब यहाँ कहीं, ठीक है, मतलब यहाँ कहीं, ठीक है ना, ये होगा ना 3, ये होगा 3, ठीक है। थोड़ी सी ये नंबरिंग गड़बड़ हुई है, ये 1 2 ये -3, ठीक है, तो मतलब ये यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं, ठीक है, ये यहाँ कहीं होगा, ये वाला, और ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट बन गया। अब इतना से सर क्या होगा, तो बस क्या करना है, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए स्केल से क्या कर देना बेटा, एक लाइन खींच देना, ऐसे खींच गई लाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे बेटा इसके लिए x बराबर 0 पर y कितना है, -3, और x बराबर 1 पर y कितना है, -5। तो देखो यहाँ पर तो 0 पर कितना है, -3, तो ये -3 इधर क्या है, इधर कहीं होगा, तो आपने ये वाला पॉइंट बना लिया। फिर 1 पर कितना है, -5, यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर -3 है ना, यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर ये -5, 1 पर कितना है, -5, तो ये बना लिया आपने, ये बना लिया। ऐसे आप बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाना है ना। फिर 2 पे कितना है, -7, तो 2 पे कितना है, -7, मतलब यहाँ कहीं बना लेना, ये थोड़ा यहाँ पास में आएगा, इनको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये 5, ये यहाँ कहीं, ठीक है, ये यहाँ, और फिर 2 पे कितना है, -7, तो ये यहाँ कहीं होगा, 2 पर है ना, यहाँ। तो बेटा अब क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट आए हैं इनको मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देना ऐसे।
तो ये लाइन जो है ना आपको कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है ना यहाँ पर, तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। तो ऐसे ये ग्राफ की विधि सॉल्व होगी, समझ रहे हो आप, इस टाइप से ये ग्राफ की विधि सॉल्व होगी, ऐसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाना है अच्छे से। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है तो ये नंबर थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं बने, इसलिए पॉइंट इधर इधर हो रहा है ना। आप अच्छे से इसको ग्राफ को बनाना और पॉइंट एकदम फिक्स करना और फिर करना, एक बहुत अच्छा ग्राफ आपका आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व होंगे ग्राफ की विधि से, है ना। तो अब हम डायरेक्ट बेटा प्रश्नावली पे पहुंच जाते हैं। मैंने समझा ही दिया कि आखिर इसको करना कैसा है। अब प्रश्नावली पे पहुंचते हैं और प्रश्नावली में आपको समीकरण दिए हैं और उनको हल करना है और फिर आपको बराबर करना है, ठीक है बेटा।